आज हम लोग पढ़ते हैं भौतिकी की परिभाषा। तो विज्ञान का 3 शाखा होता है, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो भौतिकी के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो भौतिकी क्या है? तो भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान का वह शाखा है, इसमें हम लोग द्रव्य के बारे में अध्ययन करते हैं तथा ऊर्जा के बारे में अध्ययन करते हैं और उनके परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अब भौतिकी प्राकृतिक जगत का एक मूल विज्ञान है। अब द्रव्य क्या हो गया? द्रव्य मतलब कोई भी वस्तु हो गया, उसके बारे में लोग अध्ययन करते हैं। ऊर्जा मतलब उस वस्तु से जो ऊर्जा निकल रहा है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे सूर्य से भी ऊर्जा निकलता है। अब देखते हैं राशि क्या है? तो राशि मतलब जिसे हम लोग संख्या के रूप में प्रकट किया जा सकता है उसे हम लोग राशि कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी वस्तु का भार को हम लोग संख्या के रूप में दिखा सकते हैं कि उसका भार जो है फलना है, 5 किलोग्राम है। ठीक है, या किसी मेज का लंबाई का हम लोग दिखा सकते हैं, वस्तु की संख्या के रूप में दिखा सकते हैं कि 5 मीटर है। ठीक है, अब भौतिक राशि क्या आता है? तो भौतिकी के नियमों को, जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं भौतिक राशियाँ। ठीक है, यानी कि भौतिक के नियमों को, ठीक है, किसी और का नियम नहीं, भौतिक के नियमों को अगर जिसको हम लोग राशि के रूप में दिखा सकते हैं उसको बोलेंगे भौतिक राशियाँ। जैसे वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, उसको हम लोग दिखा सकते हैं राशि के रूप में कि कितना द्रव्यमान है इसका। ठीक है, या बल भी दिखा सकते हैं कि कितना बल लगा रहा है कोई वस्तु, या चाल भी बता सकते हैं कि उसका चाल कितना है, कितना किलोमीटर प्रति घंटा है, कितना मीटर प्रति सेकंड है। अब यहाँ लिखा हुआ कि मात्रा, लंबाई और समय, ये सब क्या है? मौलिक राशि है। ठीक है, मात्रा, लंबाई और समय। अब देखते हैं आयतन क्या है। तो आयतन जो होता है कि कोई वस्तु कितना जगह घेरता है उसी को बोलते हैं उस वस्तु का आयतन। ठीक है, जैसे कोई टेबल है तो टेबल कितना एरिया घेर रहा है वो हो गया टेबल का आयतन। अब घनत्व क्या आता है? घनत्व का फॉर्मूला आता है मात्रा बटे आयतन। तो घनत्व मतलब क्या आता है? ठीक है, घनत्व मतलब होता है मात्रा बटे आयतन, यानी कि पदार्थ की इकाई आयतन की मात्रा को ही उसका घनत्व कहते हैं। ठीक है, कोई पदार्थ जो है किसी इकाई मतलब कितना 1 सेंटीमीटर क्यूब जो आयतन में, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो एरिया में कितना उसका मात्रा है वही हो जाएगा उसका घनत्व। ठीक है, अब देखते हैं बल क्या आता है? तो बल वो भौतिक राशि है जो किसी स्थिर वस्तु को गतिशील वस्तु को स्थिर या वैसा करने की चेष्टा करता है। ठीक है, अब बल एक सदिश राशि है, इसका मतलब न्यूटन है। बल क्या है? बल एक भौतिक राशि है जो कोई अगर स्थिर वस्तु है तो अगर हम बल लगाते हैं क्या वो गतिशील हो सकता है। अगर कोई गतिशील वस्तु है उसको हम लोग बल लगा के क्या कर सकते हैं? स्थिर कर सकते हैं। ठीक है, या नहीं भी कर सकते तो वैसा करने का चेष्टा तो करते हैं। ठीक है, ये हो गया बल। अब इसका मात्रक है न्यूटन। अब गति देखते हैं, अगला गति क्या है? तो गति यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष समय के साथ बदलती रहती है तो उसे गति की अवस्था में कही जाती है। यानी कि अगर कोई स्थिर वस्तु के सापेक्ष में ले लेते हैं, कोई मान लो पेड़ है तो वो स्थिर वस्तु है, तो उसके बगल में एक आदमी है। ठीक है, अगर मान लो वो 2:05 में वो आदमी पेड़ के पास था और 2:07 में वो आदमी पेड़ से आगे चला गया, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो समय के साथ जो उसका गति जो बदला, ठीक है, वो पेड़ के सापेक्ष में, यानी कि स्थिर वस्तु के सापेक्ष में जो आदमी का जो स्थिति था वो जो बदला समय के साथ में ना, तो उसी को बोलेंगे कि वो गति किया। ठीक है, ये हो गया इसका परिभाषा, यहाँ लिखा भी हुआ। अब जैसे ट्रेन जो है, चलती ट्रेन जो है बिजली पोल या पटरी के किनारे स्थित पेड़ के पीछे के पेड़ पौधे के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती रहती है। ठीक है, जो पेड़ पौधा वो अपना पोजीशन वो तो अपना एक जगह स्थिर रहता है, लेकिन जो ट्रेन जो वो आगे बढ़ जाता है, तो उस सबके सापेक्ष में क्या है? ट्रेन जो अपना स्थिति बदलते रहता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रेन क्या है? गति कर रहा था। अब यहाँ पर लिखा हुआ कि समय के साथ स्थिर वस्तु के सापेक्ष स्थिति नहीं बदलने पर वह विराम अवस्था में कह रहती है। अगर कोई वस्तु है, अगर समय के साथ जो उसका पोजीशन जो अगर वो नहीं बदला स्थिर वस्तु के सापेक्ष में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो वस्तु था वो विराम अवस्था में था। ठीक है, वो गति ही नहीं किया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि चाल क्या होता है। चाल का यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो चाल का लिखा हुआ है कि चाल क्या होता है? तो अनिश्चित दिशा और इकाई समय में तय की दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, चाल का कोई दिशा नहीं होता है कि किधर गया, कौन दिशा में गया, तो यही होता है चाल का परिभाषा ये हो गया कि अनिश्चित दिशा और इकाई समय में तय की दूरी को चाल कहते हैं। चाल का जो फॉर्मूला वही हो जाएगा सेम जो मैथ में पढ़े थे हम लोग, दूरी बटे समय। अब चाल क्या है? एक अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब इसका कोई दिशा नहीं होता, इसलिए लगा हुआ है अदिश राशि। इसका ऐसा मतलब क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। और वेग क्या होता है? तो वेग और चाल में बस इतना ही फर्क है कि वेग क्या होता है? वेग का जो दिशा होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, और इकाई समय में तय की दूरी को वेग कहते हैं, यानी कि वेग का परिभाषा क्या होता है? निश्चित दिशा और इकाई समय में तय की दूरी को वेग कहते हैं। ठीक है, वेग एक क्या है? सदिश राशि है। अब सदिश लिखा हुआ मतलब क्या है? इसका दिशा पता होता है ना, इसलिए इसका नाम है सदिश। जिसका दिशा का ज्ञात नहीं होता है, जिसका दिशा ज्ञात नहीं होता उसको बोलते हैं अदिश राशि। अब जो वेग है इसका ऐसा मतलब मीटर पर सेकंड है। अब त्वरण क्या होता है? त्वरण क्या होता है? किसी वस्तु का वेग परिवर्तन के दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु का अगर वेग जो है, ठीक है, अगर वो टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है ना, उसको टाइम टू टाइम जो चेंज होने का जो दर है उसको बोलेंगे त्वरण। इसका ऐसा मतलब क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यह एक सदिश राशि है, यानी कि इसका भी दिशा जो है ज्ञात होता है। ठीक है, ज्ञात दिशा मतलब क्या होता है कि कोई किधर लगा, उत्तर दक्षिण पश्चिम किधर लगा, ठीक है, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, वही होता है दिशा। इसका हम लोग पता होता है कि ये एक सदिश राशि है। ठीक है, इसका दिशा जो ज्ञात होता है हम लोग को। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसका जो ऐसा ही मतलब वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होता है। जो त्वरण जो होता है वो माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। अब नेक्स्ट लेते हैं घर्षण बल। तो घर्षण बल क्या होता है? तो घर्षण बल कोई भी दो वस्तु के बीच लगता है। ठीक है, कोई संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है जो गति का विरोध करता है। ठीक है, यह बल ही घर्षण बल कहलाता है। इसकी दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। ठीक है, जब घर्षण बल किधर लगता है? तो कोई वस्तु के ऊपर कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, तो दोनों के बीच घर्षण बल लगेगा।
अगर उस वस्तु को जो ऊपर रखा वस्तु उसको ढकलने का प्रयास करेंगे तो ढकलना आसान से ढकलाएगा नहीं, क्योंकि घर्षण बल काम कर रहा है। अगर घर्षण बल किधर ढकलाएगा, उसको पीछे की तरफ ढकलाएगा। तो हमेशा जिधर गति कर रहे हैं हम लोग, ढकल रहे हैं, उसको ऑपोजिट दिशा में घर्षण बल लगता है। घर्षण बल का विशेषता पढ़ लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं। तो घर्षण बल क्या, दो सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये जो घर्षण बल है वो डिपेंड किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि जो वस्तु है जिसके ऊपर कोई वस्तु रखा हुआ है, तो जो वस्तु का जो सतह है, सरफेस जो है वो कैसा है, उसका सरफेस का नेचर पर डिपेंड करेगा कि सरफेस जो ऊबड़ खाबड़ या प्लान है। ठीक है, घर्षण बल का दूसरा वाला विशेषता है। तो घर्षण बल या घर्षण को कम करने के लिए, ठीक है, मशीनों में बॉल बेरिंग लगाए रहते हैं। तो घर्षण बल को कम करने के लिए, ठीक है, तो मशीन में क्या लगाया रहता है, बॉल बेरिंग, यानी कि बॉल टाइप का रहता है, ताकि मशीन का जो पार्ट है वो कम घिसे, क्योंकि जब घिसता है तो गर्मी होता है ना, और उससे नुकसान होता है मशीन को। अब तीसरा विशेषता देखते हैं कि ठोस ठोस सतहों के मध्य घर्षण अधिक लगता है, और द्रव सतहों के मध्य उससे कम, वायु ठोस सतहों के बीच घर्षण सबसे कम लगता है। यानी कि घर्षण बल कहाँ सबसे अधिक लगता है, अगर ठोस सतह है, ऊबड़ खाबड़ है, ठीक है, वहाँ पर अधिक घर्षण बल लगेगा। जहाँ अगर पानी है, द्रव मतलब पानी वाला, तो वहाँ पर घर्षण बल कम लगेगा। और अगर हवा में तो और भी कम लगेगा। ठीक है, इसलिए जो एरोप्लेन है हवा में उड़ता है, तो हवा में क्या है, घर्षण बल बहुत कम लगता है। अब गुरुत्वाकर्षण बल देखते हैं हम लोग। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, तो ब्रह्मांड में यानी कि स्पेस में तब जितना भी कण है, सभी कण क्या है, एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है। तो वो कैसे खींचता है, अपने द्रव्यमान के कारण ही एक दूसरे को आकर्षित करता है। तथा किसी भी दो कणों को बीच जो इस प्रकार का जो आकर्षण बल है उसे हम लोग बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। यानी कि जो ब्रह्मांड में जितना भी वस्तु है, प्रत्येक कण जो है ब्रह्मांड में एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है एक बल से। ठीक है, उसी बल को बोलेंगे आकर्षण बल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक कण दूसरे को केवल अपने द्रव्यमान के कारण ही आकर्षित करते हैं। तो एक दूसरे को जो आकर्षित करता है ब्रह्मांड में, तो केवल अपने द्रव्यमान के कारण ही आकर्षित करता है एक दूसरे को। ठीक है, यानी कि जिसका ज़्यादा द्रव्यमान है उसका आकर्षण बल उतना ज़्यादा है। जैसे जुपिटर हो गया, इसका द्रव्यमान ज़्यादा है, तो आप उसके चारों तरफ जो कण है वो आप उसको सभी कण को अपनी तरफ खींच कर रखा है। जैसे हम लोग पढ़े हैं सैटर्न का, सैटर्न देखते हैं, सैटर्न के चारों तरफ क्या दिखता है, चक्र टाइप का दिखता है, चक्र टाइप का। तो सैटर्न क्या है, सैटर्न का जो आकर्षण बल वो ज़्यादा है, क्योंकि उसका द्रव्यमान ज़्यादा है, इसलिए वो क्या है, उसके चारों तरफ जितना भी पत्थर वाला जितना भी चीज़ है सबको अपनी तरफ खींच कर रखा है, इसलिए लगता है कि उसके चारों तरफ क्या है, एक चक्री है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही घूमते रहते हैं। जो पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, क्यों, क्योंकि सूर्य क्या है, पृथ्वी को अपनी तरफ खींच कर रखा है गुरुत्वाकर्षण बल से, इसलिए पृथ्वी घूम रहा है। और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, क्योंकि पृथ्वी क्या है, चंद्रमा को अपनी तरफ खींच कर रखा है आकर्षण बल से, इसी को बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। तो चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही घूमते रहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। तो जब कोई वस्तु ऊपर से, ठीक है, मुक्त रूप से छोड़ी जाती है, कि अगर कोई ऊपर वस्तु अगर फ्री ऊपर से अगर कोई किसी वस्तु को फ्री छोड़ देंगे, तो वो जो वस्तु है गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरने लगती है, और जैसे जैसे वस्तु पृथ्वी की सतह के निकट आती जाती है उसका वेग बढ़ता जाता है, अतः उसके वेग में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसका मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर अथवा न्यूटन किलोग्राम है। यानी कि छत पर हम गए और कोई वस्तु को ऊपर से अगर छोड़ देते हैं मुक्त रूप से, तो वो वस्तु क्या है, नीचे गिरता है ना, क्योंकि गुरुत्व बल धरती क्या है, गुरुत्व बल लगा रहा है उस वस्तु पे, तो जो गुरुत्व बल के कारण वो वस्तु नीचे गिरेगा। और जैसे जैसे नीचे गिरेगा वस्तु, तो उसको वस्तु का जो वेग है, यानी कि जो स्पीड है, यानी कि वेग उसको बोलेंगे वेलोसिटी, वो क्या है, बढ़ते जाता है। ऊपर में जब हाथ के पास जब वस्तु को छोड़ा तो वहाँ उसमें उसका वेग जो था वो धीरे कम था, जैसे जैसे वस्तु नीचे गिरते जाएगा उसका वेग क्या है, बढ़ते जाता है। तो उसका जो वेग में जो त्वरण उत्पन्न हुआ ना, इसी त्वरण को बोलेंगे गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, इसका जो मात्रा होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर अथवा न्यूटन किलोग्राम। अब देखते हैं उपग्रह। उपग्रह क्या आता है, यानी कि सैटेलाइट बोलते हैं इंग्लिश में। तो उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को हम लोग बोलते हैं उस ग्रह का उपग्रह। इसे पृथ्वी ग्रह है, उसके चारों तरफ क्या उपग्रह है, चांद। तो चांद क्या है, वो परिक्रमा कर रहा है पृथ्वी का, इसलिए वो क्या कहलाएगा, पृथ्वी का उपग्रह कहलाएगा। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, इसके अलावा मनुष्य ने अनेक कृत्रिम उपग्रह बनाए हैं, ठीक है, जो धरती के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। अब देखते हैं न्यूटन का गति विषय। तो न्यूटन एक वैज्ञानिक था, ठीक है। एक बार उसको वो बगीचा में बैठा था सेब के पेड़ के नीचे, तो उसके ऊपर एक सेब का फल गिरा। तो वो सोचा कि वो फल मेरे मतलब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। ठीक है, तो इस चीज़ पे वो रिसर्च किया और वो कंक्लूजन पर आया। तो वो 3 नियम बनाया न्यूटन का, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग न्यूटन का गति विषय नियम। तो इसका जो सबसे पहले व्याख्या वही किया था न्यूटन, इसलिए उसी के सम्मान में इस नियम को कहा जाता है न्यूटन के गति विषय नियम। तो न्यूटन का जो प्रथम गति नियम है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो न्यूटन का प्रथम गति नियम है कि कोई भी पिंड अपनी पूर्वावस्था में तब तक बना रहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। कोई भी पिंड मतलब कोई भी चीज़ देख लो, जैसे मान लो कोई ड्रम है, ड्रम अगर कहीं पड़ा हुआ तो वो वैसे ही पड़ा रहेगा जब तक कोई बाहरी बल लगा के उसको जो पोजीशन है वो बदल ना जाए। ठीक है, तो कोई भी पिंड मतलब कोई भी वस्तु जो है अपनी पूर्वावस्था में, अपने जो पहले का जो अवस्था में, वो तब तक बना रहेगा जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल नहीं लगाता है, कोई बाहर से कोई बल नहीं लगाता है, तो तब तक वो उस अपना पूर्वावस्था में ही रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि अब देखते हैं जड़त्व क्या होता है। तो ये जड़त्व जो है वो न्यूटन का प्रथम गति नियम से ही संबंधित है। तो जड़त्व मतलब होता है कि कोई वस्तुओं के पूर्वावस्था में बने रहने के गुण को जड़त्व कहते हैं या जड़ता कहते हैं। कोई भी वस्तु जो अपना पूर्वावस्था में ही बना रहना चाहता है ना,
तो इसी गुण को बोलते हैं जड़त्व। तो जड़त्व दो प्रकार का होता है, एक होता है विराम का जड़त्व, एक होता है गति का जड़त्व। तो विराम का जड़त्व क्या होता है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो चाहेगा कि हमेशा विराम में रहेगा, ठीक है, तो इसी को बोलेंगे विराम का जड़त्व, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह सदैव विराम में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी विराम की अवस्था को बदल नहीं दिया रहता है। अब नेक्स्ट देखते हैं गति का जड़त्व क्या होता है। तो गति का जड़त्व यानी कि यदि कोई वस्तु एक समान चाल से एक सीधी रेखा में चल रही है तो वो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं कर दे रहता है। देखिए अगर कोई गाड़ी को चला दिए हैं, सीधा रोड है और ठीक है गाड़ी सेम स्पीड में चल रहा है तो वो चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा जब तक कि कोई उसको बाहरी बल लगा के उसको रोक ना दे, ठीक नहीं, फिर अवस्था उसको परिवर्तन ना कर दे। अब जड़त्व का कुछ उदाहरण देख लेते हैं, सिंपल उदाहरण। पहला उदाहरण है रुकी हुई गाड़ी की अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं। तो जब कोई गाड़ी रुका हुआ था अचानक गाड़ी जब चलने लगेगा तो क्या होता है, आदमी लोग आगे का झुक रहता है। क्यों? क्योंकि गाड़ी जब रुका हुआ था तो जो वो कौन सा जड़त्व में था, विराम का जड़त्व में था, और उसमें बैठा आदमी भी रुका हुआ था ना, तो वो कौन सा जड़त्व में था, विराम का जड़त्व में। लेकिन जब गाड़ी जब आगे बढ़ा तो गाड़ी का जो जड़त्व वो परिवर्तन हुआ, गाड़ी जो है किस में आ गया, गति के जड़त्व में आ गया। लेकिन जो आदमी था वो अभी तक किस में था, विराम का जड़त्व में था। इसलिए वो जो है आदमी लोग आगे का झुक जाता है, सॉरी पीछे की ओर गिर पड़ता है। अब देखते हैं दो, चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। हाँ, देखो चलती हुई गाड़ी है, वो गाड़ी मूव कर रहा था, जा रहा था, उसमें बैठा आदमी सब भी मूव कर रहा था, जा रहा था, तो वो जो जड़त्व था किस प्रकार का जड़त्व था, गति का जड़त्व था। लेकिन जैसे ही बस रुकता है, गाड़ी रुकता है, तो आदमी लोग क्या आता है, उसमें बैठा आदमी जो है पीछे की ओर आगे की ओर झुक जाता है ना, क्योंकि जो जड़त्व है उसमें परिवर्तन होता है ना। बस जो है था गति के जड़त्व में, लेकिन जब अचानक से बस आ गया विराम का जड़त्व में, लेकिन जो आदमी लोग था, वो जो उसमें बैठा आदमी लोग था, वो लोग तो जड़त्व में था ना, गति के जड़त्व में था, तो इसलिए वो लोग जो है अपना जो जड़त्व में था वो उसी में बरकरार था। इसलिए जब गाड़ी रुकता है तो आदमी लोग क्या आता है, आगे का झुक जाता है। अब दूसरा जो एग्जाम्पल हुआ गोली मारने से कांच में गोल छेद जाता है, ठीक है, परंतु पत्थर मारने पर हुआ कांच टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, क्योंकि गोली जब मारते हैं तो गोली स्पीड में जाता है, तो गोली जो होता है वो किस में होता है, गति के जड़त्व में होता है, ठीक है। और जो कांच जो है वो क्या है, विराम का जड़त्व में है। तो दोनों का जड़त्व में फर्क है ना, दोनों का जड़त्व सेम नहीं है ना, इसलिए जब 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 कांच जो स्थिर है, तो जब हम लोग गोली मारते हैं तो क्या होता है, वो कांच बहुत स्पीड में रहता है, वो रहता है तुम्हारा गति के जड़त्व में, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, वो स्पीड से जाता है तो कांच को उतना फर्क नहीं पड़ता है, वो कांच उतना टुकड़ा नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ गोल छेद हो जाता है। परंतु जब हम लोग पत्थर को मारेंगे तो पत्थर का साइज भी बड़ा होता है, ठीक है, और ऊपर से इसका स्पीड भी उतना नहीं होता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो कांच जो है वो टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है।